Hello everyone, I am Sudhi Swarkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown। So students, अगर आप क्लास 10th में हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स, साइंस, एसएसटी सारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन स्टडी करते हैं और वो भी आपको वीडियो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, और ये लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 3 है। इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं आपको बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा, वो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो और अपने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बना सकते हो, जो आगे चल के आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। ओके, तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर 3 देखते हैं कि आखिरकार उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे कि आखिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो खाने के लिए, किसके लिए? खाना, दैट मीन्स फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, खुद अपना फूड नहीं बनाएगा। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बहुत ही बेसिक सा इसका डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत ही इजी है। तो स्टूडेंट्स, इसके टाइप कितने होते हैं? कभी आपने सोचा इसके टाइप कितने हो सकते हैं? तो इसके 3 टाइप हैं। एक है सैप्रोफिटिक, देन दूसरा है होलोजोइक एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक किसको बोलते हैं हम? देखो, अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सपोज करो ये एक सेल है ना, तो इसने क्या किया, इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको हम? डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये सेल के अंदर के जो एंजाइम है इसको बाहर वो सीक्रेट कर देगी। अब क्यों करेगी सीक्रेट ये डाइजेस्टिव एंजाइम को? एक चीज याद रखो, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ें जो किसी को डाइजेस्ट कर सकती है, किसी को तोड़ सकती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या कर सकती हैं? ब्रेक कर सकती हैं। तो चीज़ों को जो ब्रेक कर दे उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव। और क्योंकि ये काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम विच कैन ब्रेक, जो किसी चीज़ को ब्रेक कर सकती है। तो सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करती है? पहले बाहर सीक्रेट कर देती है। अब बाहर क्यों सीक्रेट करेगी? क्योंकि यहाँ पे है कुछ फूड मटेरियल। अब ये कुछ फूड मटेरियल है, तो इसने क्या किया? एंजाइम सीक्रेट कर दिया बाहर। तो जब बाहर सीक्रेट करेगा तो ये इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे वो टूट गए। अब टूटने के बाद फिर इसको क्या करेगा? ये सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। ये जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम के मिक्सर हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो इसको ये बाहर सीक्रेट करेगा एंड द फूड इज डाइजेस्टेड। फूड फिर डाइजेस्टेड हो जाएगा एंड देन डाइजेस्टेड फूड इज देन इंगेस्ट, दैट मीन्स अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको हम इंगेशन बोलेंगे। और इस तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि डिकम्पोजर्स, है ना। डिकम्पोजर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं। सो ये डिकम्पोजर्स इसी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स और हाउस फ्लाई भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करती है। तो दैट मीन्स बाहर ही क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा पहले फूड को अंदर ले लेगा। पहले क्या करेगा? उसको अंदर। अब इसमें हमने देखा कि इसमें क्या किया उसने? बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया, बाहर ही उसने सीक्रेट कर दिया आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूस को। वही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड को, ये हमारा सेल है, फूड को अंदर ले लिया। फूड को अंदर ले लिया, ये फूड पार्टिकल वो अंदर चला गया। और अंदर आने के बाद फिर क्या होगा? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करेंगे और ये हो जाएगा डाइजेस्टेड, है ना, और टूट जाएगा और फिर उसको यूज कर लेगा। सो दिस टाइप ऑफ
mode of nutrition called holozoic mode of nutrition. So we can say that the digestion happen inside the body of the organism. ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डाइजेशन होता है। और एग्जाम्पल आप याद कर लो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है आपके एनिमल्स और अमीबा। एनिमल और अमीबा जो है वो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, फूड को अंदर ले लेते हैं और उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं और उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करते हैं। अब लास्ट है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये पैरासिटिक क्या होते हैं, आपने पैरासाइट का नाम सुना ही होगा। तो पैरासाइट जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड होते हैं ऑन होस्ट। इस पे, होस्ट पे, मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए। इसके लिए, फूड के लिए। तो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट हैं और जो कि होस्ट है, बेसिकली क्या है वो, होस्ट है। सो ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे कि लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब या तो वो बाहर रहेंगे या तो बॉडी के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो किसी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और या फिर उसके बाहर रहेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये मैंने बनाया है ह्यूमन की बॉडी, ठीक है। तो होगा क्या कि इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाएगा कोई ऑर्गेनिज्म, तो इनसाइड द होस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये सपोज करो कि ये वो क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, जो बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। इसको मैं क्या बोलूंगा, होस्ट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। मतलब ये ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, इसलिए इसको मैं बोलूंगा होस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ पे सरवाइव कर रहा है, होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के बाहर। तो हम बोल सकते हैं कि जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे रह सकते हैं। देन उससे फिर क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको, पैरासाइट। ये डिसीज भी कॉज करते हैं स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। ये जो पैरासाइट होते हैं ये डिसीज कॉज भी करते हैं, है ना, क्योंकि अंदर चले गए, अंदर जाके हमारा फूड खुद खा रहे हैं वो। अब हमारा फूड खा रहे हैं तो वो अब हमको तो मिलेगा नहीं उस समय पे हमारा ही फूड खा रहे हैं तो हमको वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जो हैं इसमें हमको प्लांट में भी मिलते हैं और एनिमल्स भी मिलते हैं। जैसे कि कसकटा। जो कसकुटा है ये अमर बेल है, जो आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, अगर आप कहीं जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये अमर बेल, इसको हम कसकटा बोलते हैं। ये एक प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है ना, किसी दूसरे प्लांट पे ये डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। इसके अलावा टिक्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं, टेप वर्म है। ये भी क्या करते हैं, ये भी बॉडी में कुछ जो है टिक्स जो है बॉडी के बाहर आ जाते हैं। और टेप वर्म है, ये सब क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन को गेन करते रहते हैं, है ना, ब्लड को सक करते रहते हैं और इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन उनको मिलता चला जाता है। अब ये हो गए हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 3 टाइप हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अमीबा के अंदर। अमीबा एक सिंगल सेल है। क्या है ये, सिंगल सेल। तो एक ही सेल होती है और इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था पिछली क्लासेस में। इर्रेगुलर शेप होता है इसका, एक इरेगुलर शेप होगा और इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियस होगा। तो इस तरीके का एक शेप होता है अमीबा सेल का, और ये एक सिंगल सेल होती है। दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक ही सेल है और अपने आप को पूरा जो लाइफ स्पैन है उसमें गुजारती है। तो ये पर्टिकुलर जो अमीबा है, इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये खाना कैसे खाता है, कैसे फूड न्यूट्रिशन लेता है। यही तो हमको स्टडी करना है कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है अपने बाहर से। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सबसे पहले तो याद कर लो कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक, कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का यूज करता है। दैट मीन्स
सिंपल सी बात है, होलोजोइक अभी थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया हमने। क्या करता है होलोजोइक? होलोजोइक दैट मीन्स कि आपका बाहर का फूड पहले अंदर लेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर उसको यूज़ करके जो रिमेनिंग मटेरियल उसको बाहर निकाल देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। क्या करेगा? पहले फूड को अंदर लेगा, अंदर लेने के बाद फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, तोड़ देगा, तोड़ने के बाद फिर जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद जो बचा कुचा रहेगा उसको बाहर निकाल देगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस जो अमीबा यूज करता है। चलो एक डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। ये है हमारा अमीबा। अमीबा में जैसे मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा बाकी ये सेल है जो इरेगुलर शेप में है, और ये है वो फूड जिसको इसको खाना है। सिंपल सी बात, फूड पार्टिकल इसको खाना है और ये है हमारा सेल। तो बाहर की जो लेयर है ये है ना, क्या करेगा? इसको तुरंत अंदर ले लेगा। तो अंदर लेने के लिए ये एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा स्यूडोपोडिया, इससे वो फूड पार्टिकल को पकड़ लिया, उसने कैच कर लिया। तो ये है फर्स्ट प्रोसेस अमीबा की। अमीबा सबसे पहले उसको कैप्चर करेगा बाय द स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलेंगे हम? इंजेशन, अंदर ले लेना। इन, है ना, इन मतलब अंदर लेना, जेशन इंजेशन होता है मीन्स अंदर लेना। तो अंदर ले लिया इसने। अब क्या होगा? अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? तो मैंने बताया पहले तो कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स इंजेशन। इंजेशन के बाद फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे अंदर इसने लेने के बाद फूड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर पहुंचा दिया। देखो फूड पार्टिकल जो था वो जैसे ही अंदर जाएगा तो एक क्या बन जाएगा? उसके ऊपर एक लेयर जैसी बन जाएगी, इसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल बन जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा फूड पार्टिकल वैसे ही ये फूड वैक्यूल बन जाएगा और उस फूड वैक्यूल के अंदर रहेगा फूड पार्टिकल, है ना। और फिर अंदर आ गया, ये फूड पार्टिकल बाहर था अब अंदर आ चुका है। अब जब ये अंदर आ गया है, इस प्रोसेस में अब स्टार्ट होगा डाइजेशन। अब अंदर आ गया तो इसमें वर्क होगा और ये क्या करेगा? डाइजेस्ट होता रहेगा। तो अंदर क्या हो गया? ये डाइजेस्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्या? डाइजेशन। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज में टूटती, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद अब क्या होगा? अब जो डाइजेस्ट हो गया उस मटेरियल को यूज भी तो करना है ना। तो उसको क्या करेगा? यूज करेगा। तो यूज करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पहले उसको एब्जॉर्ब करने की। तो पहले क्या होगा कि अंदर जो चीज टूटी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो सेल के अंदर ही आ गया तो एब्जॉर्ब हो गया। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो ये मटेरियल है, ये जो मटेरियल आपको अंदर आ गया है और ये जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिमेनिंग मटेरियल बचा हुआ है यहाँ पे और बाकी मटेरियल अंदर आ गया ये, है ना। तो इसको हो जाएगा यूज। ये क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस थी वो थी एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर मटेरियल जो टूटा है वो एब्जॉर्ब होगा एंड देन मैंने बताया था यूज, दैट मीन्स यूटिलाइज होगा। यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक स्पेसिफिक टर्मोलॉजी उसमें हम यूज करते हैं और उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? एसिमिलेशन। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। देन एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन दैट मीन्स यूज हो गया तो बाकी का कुछ बचा भी तो है, अनयूज्ड मटेरियल। ये इधर अनयूज्ड मटेरियल है ना। तो अनयूज्ड मटेरियल जो रहेगा वो बाहर भी तो निकालना है उसको। तो क्या होगा? बाकी का मटेरियल निकल जाएगा बाहर। ये देखो यहाँ पे बाकी का मटेरियल कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया, जो अनयूज्ड मटेरियल था। बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इजेशन। इसको क्या बोलेंगे? इजेशन। इजेशन मतलब मटेरियल बाहर निकालना, इंगेशन दैट मीन्स मटेरियल को अंदर लेके आना, बस। तो यहाँ पे हमको जो प्रोसेस मिली है, कितनी प्रोसेस? 1 इंगेशन, 2 डाइजेशन, 3rd एब्जॉर्प्शन, 4th एसिमिलेशन एंड 5th इजेशन। इसको हम एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट
फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इजेशन, देन डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बॉडी के थ्रू फिर एब्जॉर्ब होते हैं। देन तो हमारा अगला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड इन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखो एसिमिलेशन की प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो फूड मटेरियल ब्रेकडाउन हुआ है उसको यूटिलाइज अलग अलग जगहों पे करना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कि हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिल जाएगी उसी से, देन उसके बाद ग्रोथ के लिए मटेरियल चाहिए वो भी उसी से मिलना है। तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद फिर जो रिमेनिंग मटेरियल है बाहर निकल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिशन अमीबा किस तरीके से लेता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे एक और सेल की जिसको हम बोलते हैं क्या, पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम, चप्पल की तरह स्ट्रक्चर है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका एक डिफाइन स्ट्रक्चर है ना, और डिफाइन स्ट्रक्चर है और उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। और इसके अलावा यहाँ पे एक ओरल ग्रूव भी मिलता है जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जो कि एक तरीके का क्या है, माउथ की तरह है। ये माउथ ओपनिंग की तरह है। ये जो ओरल ग्रूव है जिसको वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं, ये माउथ ग्रूव की तरह है, और ये पूरा का पूरा मैटर जो है ये माउथ की तरह है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोम। तो साइटोस्टोम इसको हम बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल यहीं से अंदर जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं भी से भी जा सकता है। तो पैरामीशियम में स्पेसिफाई स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से फूड मटेरियल जा सकता है। और यहाँ पे जो सीलिया होता है, जैसे सपोज करो फूड वगैरह यहाँ पर है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये मूव करके यहीं पे आ जाता है वापस, है ना, कहीं और से अंदर नहीं जाता, यहीं से ही अंदर जाता है और फिर अंदर जाके वही डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद जो बाकी का मटेरियल है वो बाहर निकल आता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल ऑल्सो डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन इनटू द स्पेसिफिक स्पॉट। स्पेसिफिक स्पॉट से ये फूड को अंदर लेता है, जो आपका वेस्टिब्यूल है और आपका सेल माउथ, है ना, साइटोस्टोम, यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसके अलावा ये जो सीलिया है इसको मूव करने में हेल्प करता है, जिसके पूरे सरफेस पे है, ये देखो ये सब क्या है, सीलिया है ना, जो कि फूड को इधर से उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन सिंगल सेल में, दैट मीन्स पैरामीशियम, और इसके अलावा अमीबा में, दोनों हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आखिरकार न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ह्यूमंस जो होंगे वो किस तरीके से अपने ऑर्गन का यूज करके न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा है, जैसे कि माउथ है ना, जिससे मैं बोल रहा हूँ वो माउथ है, और उस वही माउथ जो है वहीं से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके अंदर हम जाते रहते हैं, माउथ, माउथ के बाद फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से पूरा पार्ट होता है। एक एक पार्ट को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, हमारी बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, और अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप समझ लो तो आपको तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एंड तक कॉन्सेप्ट वाइज देखते रहो और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आखिरकार बनता किसका है, ये बनता है एलिमेंट्री कैनल का, है ना। इसमें क्या मिलेगा हमको, एक एलिमेंट्री कैनल मिलेगा, मतलब एक पाइप पूरी तरीके से, है ना, जो माउथ से होके एनस तक जाएगी। तो माउथ से एनस तक एक एलिमेंट्री कैनल मिलता है पूरा तरीके से, जहाँ से फूड क्या होता है, बिल्कुल मूव करता रहता है। और इसके अलावा कुछ एसेसरीज, है ना, कुछ एसेसरीज जो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो हेल्पिंग ग्लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं, जो हेल्प करते हैं कि हाँ यार डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन करने के लिए ये लोग हेल्प कर देंगे। तो एक एलिमेंट्री कैनाल होगा, मतलब एक पूरा का पूरा पाइप जो कि माउथ से एनस तक होके जाएगा, और
उसके साथ उसके दोस्त जो कि हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हेल्प करेंगे उसके डाइजेशन में। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री केनाल जो होता है, जैसा कि माउथ से मैंने अनस तक बताया है, तो उसमें कौन कौन से और पार्ट उसमें होते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनल की बात करूं तो स्टार्ट होता है फर्स्ट माउथ से। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? माउथ। माउथ के बाद फिर क्या आता है? माउथ के बाद आता है ईसोफेगस। सेकंड क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद होगा यहाँ पे स्टमक। स्टमक में क्या डाइजेशन होता है, हम पढ़ेंगे अभी। स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत ही इजी। अब बात करते हैं कि कौन है दोस्त हैं इसके जो हेल्प करेंगे इसको डाइजेशन करने में। उसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और सबसे फर्स्ट ग्लैंड है विच इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पे मिलता है? माउथ में। याद कर लो, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये कहाँ मिलेगा हमको? माउथ में मिलेगा, और ये हेल्प करेगा आपके डाइजेशन में। देन सेकंड है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमको मिलने वाले हैं यहाँ पे सेकंड। देन उसके बाद हमको मिलने वाला है यहाँ पे लीवर। थर्ड हमारा जो एसोसिएट ग्लैंड है लीवर है। लीवर के बाद है यहाँ पे पेनक्रियास। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चलो एक बार हम डायग्राम देखते हैं कि कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे माउथ का। ये देखो, ये जो पोर्शन है हमारा बकल कैविटी जिसको हम बोलेंगे माउथ का पोर्शन है, जहाँ पे टंग होगा, टीथ होंगे और सलाइवरी ग्लैंड भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमको फिर ये पाइपलाइन जो रहेगा यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस, जो कि सेकंड है। ईसोफेगस के बाद फिर ये अंदर जाता जाएगा और हमको मिलेगा यहाँ पे, ये है स्टमक। क्या है यहाँ पे? स्टमक। स्टमक के बाद फिर आगे का जो पोर्शन हम जाएंगे और आगे हमको मिलने वाला है यहाँ पे स्टमक के बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। फिर यहाँ से अंदर की तरफ ये मुड़ के और यहाँ से वापस आ रहा है ये, तो ये वापस आएगा और ये यहाँ से जाएगा। तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पोर्शन है ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर यहाँ पे लास्ट में है एनस, जहाँ से फूड मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये है एक कंप्लीट डायग्राम, बहुत ही इजी है। ये बेसिकली एलिमेंट्री किनाल की बात कर दी। बट अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स का, तो ग्लैंड्स में यहाँ पे देखो, ये है लीवर। लीवर लीवर के अलावा यहाँ पे बाइल डक्ट है, और बाइल डक्ट बाइल जूस यहाँ से सीक्रेट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे पेनक्रियाज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लेडर्स, ये सभी ऑर्गन हमको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। तो बहुत ही इजी डायग्राम है, एक बार आप याद कर लो, है ना, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से, कि आखिरकार ये माउथ जो है वो क्या करता है और इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो जो माउथ का पोर्शन है वो ये रहा, है ना। अब इस माउथ के पोर्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि माउथ के पोर्शन में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो आपको सामने क्या दिख रहा है? टीथ और टंग। टीथ और टंग जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, बट क्या हेल्प करेंगे? सो यहाँ पे जो टीथ का वर्क है वो है चबाना, दैट मीन्स च्युइंग। चबाएंगे अच्छे तरीके से, फूड जैसी जाएगा, अच्छे से चबाने का काम, इसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का काम कौन कर रहा है? टीथ, है ना। तो टीथ एकदम मिक्स कर दे रहा है, बिल्कुल चबा दे रहा है पूरी तरीके से। उसके बाद फिर टंग, टंग क्या करेगा यहाँ पे? रोलिंग, है ना, फूड को इधर से उधर पहुंचाएगा ताकि अच्छे से आप चबा पाओ। देन उसके बाद फिर टेस्ट, टंग के थ्रू क्या होता है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिससे टेस्ट आता है हमारी हमको। और वो टेस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा सलाइवा हम सीक्रेट करते हैं टेस्ट के कारण भी। तो यहाँ पे टंग जो है उसमें टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। और रोलिंग जो है ही, रोलिंग मतलब इधर से उधर रोल करना ताकि फूड मटेरियल अच्छे से क्या हो, आपका च्युइंग हो। देन उसके बाद स्वॉलिंग मतलब निगल लेगा, है ना। तो निगलने का काम भी यहाँ पे टंग के थ्रू ही होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्लैंड जो हमको मिलता है इसमें, और उसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी और आपके किसी कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, आखिरकार क्या करता है ये? तो स्लाइवरी ग्लैंड जो रहता है वो सीक्रेट करता है क्या?
स्लाइवा एंड म्यूकस, दो चीज़ें ये सीक्रेट करता है। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्लाइवा और म्यूकस में जो एंजाइम है उसकी, वो एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMP, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज जो है ये क्या है, ये है आपका एंजाइम। इसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, टाइलिन और स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम बोलेंगे इसको हम, और एमाइलेज भी बोलते हैं। करता क्या है ये, क्वेश्चन अराइज होता है, करता क्या है ये क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। स्टार्च जो है वो बेसिकली एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल, मतलब उस जो शुगर जो रहेंगे वो आपस में ज्वाइंट होके क्या बना लेंगे, स्टार्च बना लेते हैं। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है और इसको तोड़ता है कौन, स्टार्च कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि मैंने बताया डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें टूटती हैं, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर का जो कि प्लांट में होता है। स्लाइवरी एमाइलेज उसमें मिक्स होगा और फिर इसको तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में, जो कि एक सिंपल शुगर में से एक है ना। तो बेसिकली इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या कर रहा है, माल्टोज में या कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन कर रहा है कौन, स्लाइवरी एमाइलेज। तो भैया स्लाइवरी एमाइलेज का याद कर लो कि क्या काम है, तोड़ने का काम है, तोड़ा फोड़ी करेगा ये, बट किसको तोड़ेगा, ये तोड़ेगा स्टार्च को, स्टार्च को तोड़ के क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा। देन अब आते हैं हम यहाँ पे माउथ के बाद नेक्स्ट ऑर्गन पे। फर्स्ट ऑर्गन बहुत ही कंप्लीट कर लिया हमने, माउथ में इतना ही है। अब आते हैं हम यहाँ पे ईसोफेगस, आगे की पाइपलाइन। ये देखो ये पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन का काम क्या होगा, भाई फूड यहाँ पे आया था, फूड हमने अंदर लिया, पाइपलाइन के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाएगा, स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो यही इसका काम है, फूड को स्टमक तक पहुंचाना। बट फूड को स्टमक तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना है, बट उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। क्या होता है इसमें, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। इनमें जो मसल्स होते हैं उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फूड रहेगा वो यहाँ से अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ से मैं बनाता हूँ इसको इस तरीके से पाइपलाइन को, और फिर ये स्टमक हमने बनाया। ठीक, तो ये जो फूड है यहाँ से अंदर आया, फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होके होगा तो फूड मटेरियल जो है वो नीचे जाता जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा। दैट मीन्स एलिमेंट्री केनाल जो होता है इसमें ये जो आपका ईसोफेगस है इसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है विच इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और इसके कारण फूड आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। ये है ईसोफेगस का वर्क। चलो ईसोफेगस भी हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गन की विच इज स्टमक। स्टमक में आ जाओ कि स्टमक में आखिरकार क्या होता है, कौन कौन सी इसमें चीजें होती हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, बैग की तरह है। चलो ये रहा स्टमक, चलो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमने बना दिया स्टमक। ठीक, तो ये हमारा स्टमक कंप्लीट बन गया। कैसा है, बैग के जैसा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, चलो बैग के जैसा स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होता है, एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। HCl क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नाम में ही है, क्या है, एसिड। और एसिड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लो पीएच। दैट मीन्स पीएच जिसका कम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एसिड। जैसे कि 1 2 3 4, ये अगर किसी का पीएच इतना है तो हम क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक बोलते हैं। तो ये होता है HCl। इसका जो पीएच होता है वो होता है 2। मतलब स्टमक में इसमें HCl सीक्रेट होता है बहुत सारा, और HCl सीक्रेट होने के कारण इसका
एनवायरनमेंट का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, और पीएच हो जाता है इसका कितना, 2 पीएच। तो अप्रोक्स 2 इसका पीएच हो जाता है HCl के कारण। और इतने पीएच पे बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो हो जाते हैं खत्म, खलास, एंड। क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो जर्म को मारने के लिए बहुत ही अच्छा केमिकल सब्सटेंस है ये। एसिडिक इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया कि HCl क्या करता है, HCl किल्स द जर्म्स। चलो एक वर्क तो हमको HCl का समझ में आ गया, बट इतना ही नहीं, HCl का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट जो स्टमक का है उसको कैसा बनाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। कैसा इन्वायरमेंट बनाता है ये, एसिडिक। और इस एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण एक एंजाइम है जिसको हेल्प मिल जाती है। क्या होता है, उस एंजाइम को हेल्प मिल जाती है। वो एंजाइम क्या करता है, खुद को एक्टिवेट करता है और अपना काम कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने का वो एंजाइम काम करेगा। बट वो एक्टिव कैसा रहेगा, उसको अपनी शक्तियां कब याद आएंगी, उसको तब याद आएंगी जब उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा एसिडिक। अगर एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होता तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एक्टिव नहीं हो सकता, तो वो अपना काम भी नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पे एसिड की जरूरत पड़ती है ताकि एसिडिक एनवायरनमेंट बना पाए, और एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा तो एंजाइम भी अच्छे से फंक्शन करेगा। अब चलो उसका नाम देख लेते हैं कि आखिर कौन सा एंजाइम है ऐसा जो ये काम करता है। ये करता है गैस्ट्रिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम जो है उसको वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। और बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता हूँ, अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो गैस्ट्रिक एंजाइम आखिर है कौन। तो ये है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये गैस्ट्रिक एंजाइम है जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। और एसिडिक पीएच को कौन बनाता है, ये HCl ही एसिडिक पीएच बनाता है, जिसके कारण ये वर्क कर पाता है। बट अब ये बताओ कि ये भी तोड़ा फोड़ी करने वाला एंजाइम है। इससे पहले जो तोड़ा फोड़ी करने वाला एंजाइम था वो था सलाइवरी अमाइलेज। स्टार्च को तोड़ दिया उसने माल्टोज में और शुगर मॉलिक्यूल्स में, तोड़ने का वो काम करता है आपका एमाइलेज। अब एक और तोड़ा फोड़ी वाला एंजाइम आ गया है विच इज पेप्सिन। बट पेप्सिन जो होता है वो किसको तोड़ेगा, पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को। किसको तोड़ता है, प्रोटीन्स को। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं उनको ये तोड़ देता है, ठीक है। और तोड़ के, और फिर क्या करता है, तोड़ के एक्चुअल में कन्वर्ट कर देता है आपके पेप्टोन्स में और अमीनो एसिड्स में। ओके। तो एक तो ये समझ में आ गया कि पेप्सिन का काम क्या है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन ये करेगा। देन उसके बाद अब एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर HCl इतना ही खतरनाक है कि ये HCl जो है सारे जर्म्स भी मार दिए, इनको भी किल कर दिया, बट अब यहाँ पे स्टमक में तो बहुत सारा HCl आ गया, तो आखिरकार ये स्टमक को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न है म्यूकस। क्या है इसके पीछे का रीज़न, म्यूकस। क्या होता है यहाँ पे, म्यूकस होता है जो कि स्टमक को सेव करता है, उसकी लाइनिंग, लाइनिंग मतलब लेयर, उसकी लेयर को सेव करता है ताकि एसिडिक मीडियम में भी वो किसी तरीके से डैमेज ना हो। तो डैमेज से बचाने के लिए होता है उसमें म्यूकस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है स्टमक वर्क करता है। अब हम यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस एक्चुअल में क्या करेगा स्टमक में। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होता है उसमें है सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट पेप्सिन। पेप्सिन सीक्रेट होता है। पेप्सिन की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि गैस्ट्रिक जूस एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर है ना। जो स्मॉल जो आपका स्टमक में जो सीक्रेट हो रहा है, तो जो मिक्सचर है उसी को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें फर्स्ट कंपोनेंट है पेप्सिन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन के अलावा जो है आपका वो है HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट है। और इसके अलावा थर्ड थर्ड चीज़ जो है वो है म्यूकस। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन चीज़ें यहाँ पे सीक्रेट होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, है ना। अब ये पेप्सिन का जो वर्क है वो है ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को।
वेरी इजी, एक बार में याद कर लो कि भैया पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पार्शियल डाइजेशन इसको हम बोलते हैं। HCl क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है जिससे जर्म्स किल हो जाते हैं, और एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण पेप्सिन क्या होता है, एक्टिवेट, है ना, अपने आप को फंक्शन के लायक बना सकता है। वही अगर हम म्यूकस की बात करते हैं तो क्योंकि स्टमक जो है डैमेज हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन की, और नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे और एक एक चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, डायग्राम में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या है। ये देखो, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद फिर आगे देखो ये यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से जाने के बाद देखो एक ये ऑर्गन जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर पोर्शन से, तो स्टमक का पोर्शन यहीं से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। ओके, और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो इस वाले पोर्शन में ऑलरेडी क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे दो ऑर्गन ज्वाइंट है। एक तो यहाँ से देखोगे तो ये ज्वाइंट है इस वाले पोर्शन से, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनक्रियाज। देन फिर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से पीछे से एक पतली सी पाइप गई होगी, है ना, और यहाँ से गई होगी और यहाँ से ज्वाइंट हो गया ये है हमारा गॉल ब्लेडर और बाइल डक्ट। यहाँ से बाइल डक्ट ओपन हो रहा है, डक्ट ओपन हो गया यहाँ से, और ये है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर जो है इससे ये कनेक्टेड है पूरा पोर्शन, ये है लीवर। कौन सा पोर्शन है ये है लीवर का पोर्शन। तो लीवर का पोर्शन कनेक्टेड है, बाइल गॉल ब्लेडर है, और ये सब चीज़ें यहाँ से ओपन हो रही हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या पार्ट यहाँ पे हैं। तो अगर मैं इसके पार्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो है डियोडेनम, फिर उसके बाद आता है जेंजुनम, और लास्ट का पोर्शन होता है वो होता है इल्यूम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है, ये जो पार्ट कहलाएगा वो है डियोडेनम, फिर इसके आगे के पार्ट जो रहेंगे वो जेंजुनम और इल्यूम। और जो डियोडेनम है यहीं पे ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, जो अभी मैंने बताया था ये डियोडेनम का पार्ट, तो यहाँ पे ही क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपके एसेसरीज ऑर्गन यहीं पे कनेक्टेड हैं। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेनक्रियाज की। तो पहले पेनक्रियाज की बारे में बात कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, ये रहा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का क्या वर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे, ये देखो ये स्टमक है, इसके जस्ट नीचे आपका पेनक्रियाज है, एंड इट सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज के नाम से याद कर लो कि पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे रहेंगे, सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होंगे। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, विच इज लीवर। लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, है ना। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, एंड द लीवर मैन्युफैक्चर क्या बनाता है, बाइल। क्या बनाता है, बाइल बनाता है। और बाइल जो है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने अभी देखा, लीवर, लीवर से कनेक्टेड है हमारा गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो बना रहा है वो बना रहा है बाइल, और ये जो बाइल है वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर बाइल डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज और लीवर के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें की, कि बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस गो टू द डेंडुनम, डियोडेनम, ठीक है। तो डियोडेनम में क्या होगा, पेन बाइल और पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा। देखो
अभी हमने देखा यहाँ पे बाइल बन गया, इधर बाइल बनने के बाद फिर वो इधर से होके अंदर यहाँ सीक्रेट हो गया, यहाँ से पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस बना और फिर वो यहाँ पे सीक्रेट हो गया। तो दोनों कहाँ पे आ गए, अब इस पाइपलाइन में आ गए जहाँ पे फूड मूव करेगा और फूड के साथ फिर वो मिक्स होंगे, फिर अपना काम वो करेंगे। बाइल ब्रेक डाउन। अब बाइल का काम देखते हैं कि बाइल क्या करता है। बाइल एक्चुअल में आपका क्या करेगा, फैट को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देगा। तो बाइल का काम क्या है कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं फैट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैट मॉलिक्यूल का। तो जो हम फैट खाते हैं, लिपिड जो हम खाते हैं, फैट को लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम खाते हैं वो एक्चुअल में यहीं पे डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन की प्रोसेस होती है स्टार्ट यहाँ पे बाइल से। बाइल पहले क्या करेगा, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल रहते हैं उनको क्या करता है, वो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, इसको मतलब ब्रेक कर देता है। इसको हम बोलते हैं स्मॉलर पार्टिकल ऑफ फैट। और इस प्रोसेस को जिसमें बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं वो छोटे छोटे उसमें बढ़ जाते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आ गया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है। इमल्सिफिकेशन फैट मतलब ये कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। बड़े बड़े में क्या सरफेस क्या है, कम सरफेस से काम करने के लिए। जब छोटे छोटे हो जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस जिसमें बड़े फैट के मॉलिक्यूल स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इसके बाद होता क्या है कि इस छोटे छोटे पार्टिकल जो इमल्सिफाइड फैट है, इस पे एक एंजाइम काम करता है। अब एक और तोड़ा फोड़ी करने वाला एंजाइम आ गया और उस तोड़ा फाड़ी करने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज। अब लाइपेज जो है ये लिपिड से लिया गया है ना। लिपिड का मतलब होता है वही मैंने बताया था, फैट। अब इसको तोड़ने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए क्या है, लाइपेज। लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज लिपिड को तोड़ने के लिए, तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लिपिड को तोड़ देगा। बट अगर ये लिपिड का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनाएगा, तोड़ के किस में टूटेगा, टूटेगा वो फैटी एसिड यानी कि Fa प्लस ग्लिसरॉल। किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, बाइल क्या कर रहा है, फैट को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ रहा है, मतलब इमल्सिफिकेशन कर रहा है। और इमल्सिफिकेशन के बाद फिर हमारा एंजाइम लाइपेज वहां पे आएगा और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी तोड़ा फोड़ी वाले एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये दो एंजाइम और हैं, याद कर लो ये भी। ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन टूट के क्या बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है। फैट तोड़ के या लिपिड टूट के क्या बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, है ना। क्या याद कर लीजिए कि अगर सपोज करो फैट है, अब फैट को तोड़ दिया हमने, है ना, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फैट को तोड़ दिया। अब फैट को तोड़ा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड यानी कि Fa प्लस ग्लिसरॉल। और अगर मैं बोलता हूँ प्रोटीन को तोड़ दिया तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड AA। क्या बोलेंगे उसको हम, AA, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन तोड़ के अमाइनो एसिड बन जाता है जैसे ही टूटता है, फैट जैसे टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। फैट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन, लाइपेज। प्रोटीन को तोड़ने वाले दो एंजाइम और आ गए, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, और इसके अलावा पेप्सिन भी था। अब आते हैं हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे टूटता है और वो टूट के बनाता है ग्लूकोज। तो इस तरीके से यहाँ पे फैट और प्रोटीन और ग्लूकोज तीनों ही ब्रेक डाउन होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। अब कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा, वो फूड जो टूटा है वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको हम, विली। विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में, है ना। तो डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाया है, ठीक है। इसके अंदर जो है फूड मटेरियल क्या हो गए, ब्रेक हो गए।
अब फूड मटेरियल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या होंगे, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये फूड मटेरियल को जो एब्जॉर्व कर लेंगे और एब्जॉर्व करके यहाँ पे ब्लड वेसल रहते हैं अंदर की तरफ, धसे हुए ब्लड वेसल होंगे, उसको कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो चलो ये पहुँचा दिया यहाँ पे। तो ये है ब्लड वेसल्स, इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, है ना। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फैट जो है क्या करेगा, यहाँ पे फैट और प्रोटीन और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि ग्लूकोज में टूट गए हैं, इन सभी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, विली। तो इस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी काम हो जाएगा। चलो तो ये हमको समझ में आ गया कि विली का क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम ये करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में अभी हमने देखा। एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अगर फैट की बात करते हैं तो फैट टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बना लेता है, मतलब वो टूट जाता है। देन हमारे पास है प्रोटीन जो कि टूट के क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की हेल्प से ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इनमें टूट जाते हैं। याद हो गया होगा बहुत इजी तरीके से काम कैसे होता है। एक बार रिकैप कर रहे हैं। लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सीक्रेट किया। बाइल जूस जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स में गए, फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो रहेंगे वो इमल्सिफाई होंगे, और जो पेनक्रियाज रहेगा वो क्या करेगा, वो सीक्रेट करेगा किसको, पेनक्रियाटिक जूस को। पेनक्रियाटिक जूस में क्या निकलेगा, लाइपेज। लाइपेज किस पे वर्क करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स पे, और वो क्या बना देगा, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। वही पेनक्रियाटिक जूस एक और चीज सीक्रेट करेगा विच इज ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन को क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे वर्क करेगा और उसको पेप्टोन्स में तोड़ देगा। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस हमारे सामने है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज किसमें ब्रेकडाउन होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट पोर्शन की विच इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ हमारा लास्ट वाला पोर्शन है। तो दिखाओ, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी बोलते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पे अपेंडिक्स भी मिलता है ना। अपेंडिक्स जो रहता है बेसिकली ऐसा मटेरियल है जो कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता और कई ऑपरेशन में निकाल भी दिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका वाटर और सॉल्ट होते हैं एक्सेस अमाउंट में अगर वहाँ पे जाता है तो वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और द अनडाइजेस्टेड फूड आगे कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से बाद वो बॉडी के बाहर एक्सपील्ड आउट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इजेशन। तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हो रहा है आपका वाटर एंड सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगर कोई डाउट होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूं। और एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।